हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारी सोशियोलॉजी का 4th चैप्टर है, सेकंड बुक का 4th चैप्टर। ठीक है, सेकंड बुक का 4th चैप्टर है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ग्रामीण समाज था, यानी गांव का जो समाज था, उसमें विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ और परिवर्तन, कुछ चेंजेस जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो कैसे हुए। ठीक है, तो ये जो हमारे सोशियोलॉजी की सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है तो सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है। तो उस सेकंड बुक में भी हम 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, ये उसका 4th चैप्टर है। आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, आप इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, मुझे सब्सक्राइबर से मतलब है ना, लाइक से मेरा मतलब ये है कि आप पूरी वीडियो देखें और आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सके, जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और ये जो वीडियो है वो मैंने एनसीईआरटी की बुक के बेस पर बनाई है। तो ये जहाँ जिस भी राज्य में, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह, जहाँ पे भी एनसीईआरटी की बुक लगती है, और ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस मोस्टली सभी जगह एक सा ही होता है। ओके, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपके लिए इस वीडियो को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बनाया, यानी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिए हुए हैं उसी कॉन्सेप्ट के एनसीईआरटी के नोट्स के बेस पर ये वीडियो है आपकी। ओके, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता ना हमें कि क्वेश्चन बुक में से कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बुक से बाहर क्वेश्चन आते हैं, बुक में से ही क्वेश्चन आते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कर दोगे। ठीक है, तो इन नोट्स को जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, चाहे तो आप उनको नोट कर सकते हो, आपके लिए ही सहूलियत रहेगी। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हम वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 4 या फिर 14 पार्ट भी बोल सकते हो, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। कि भाई जो ग्रामीण समाज था उसमें विकास और परिवर्तन किस प्रकार हुआ। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज, यानी भारतीय समाज को क्या कहते हैं, हम ग्रामीण समाज ही तो कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 60% लोग गांव में रहते थे। यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 60% लोग कहाँ रहते हैं, विलेजेस, गांव में रहते हैं। उनका जीवन कृषि तथा उनके संबंधित व्यवस्था पर चलता है। वो अपना जीवन निर्वाह कृषि के बेस पर करते हैं तथा भूमि उत्पादन एक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि से उत्पादन करते हैं। भारत के विभिन्न भागों के त्यौहार पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ओणम केरल, हरियाली तीज हरियाणा, बिहू असम तथा उगाड़ी कर्नाटक मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाते हैं। जैसे हरियाली तीज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हरियाणा में मनाया जाता है। इसे फसल काटने के समय मनाया जाता है, यानी फसल काटने की खुशी के तौर पर इन सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। कृषि तथा संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है, और कृषि और संस्कृति का अगर हम देखें तो इसका बहुत गहरा रिलेशन है। ग्रामीण भारत की सामाजिकता भी कृषि आधारित है, यानी ग्रामीण भारत की जो सामाजिकता होती है वो भी कृषि पर डिपेंड होती है। व्यवसायों को भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था प्रदर्शित करती है। अब व्यवसायों की भिन्नता के कारण यहाँ पर हमें जाति व्यवस्था के बारे में पता चलता है, जैसे धोबी, लाहौर, कुमार, सुनार, नाई आदि। कृषि संरचना, भारत के कुछ भागों में कुछ ना कुछ ज़मीन का टुकड़ा काफ़ी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास भूमि नहीं होती। कुछ गांवों में तो सबके पास थोड़ी थोड़ी भूमि होती है, लेकिन कुछ गांवों में अगर हम देखें तो 40 से 50% लोगों के पास भूमि नहीं होती है। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी के कारण महिलाएं जमीन की मालिक नहीं हो पाती। अब पितृवंशीय नातेदारी होती है तो जो महिलाएं होती हैं वो जमीन की मालिक नहीं बन पाती हैं। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। भूमि के रखने के कारण ही ग्रामीण वर्ग की जो संरचना होती है उसको आकार मिलता है, उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है, कृषि मजदूरों की आमदनी कम होती है तथा उनका रोजगार असुरक्षित रहता है। वर्ष में वे काफ़ी दिन बेरोजगार रहते हैं। अगर हम किसानों को देखें तो जब फसल कटती वगैरह, जब उनके पास रोजगार रहता है, ठीक है, पैसे रहते हैं, लेकिन जब फसल उनकी तैयार हो जाती है, पूरी लागत वो अपनी फसल में लगा देते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। ओके, प्रत्येक क्षेत्र में 1 या 2 जाति के लोग ही भूमि रखते हैं तथा इनकी संख्या भी गांव में महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री एवं श्रीनिवास ने ऐसे ही लोगों को प्रबल जाति की संज्ञा दी है। अब प्रत्येक गांव में अगर हम देखें तो मेनली 1 या 2 जाति के लोगों के पास ही ज़्यादातर ज़मीन होती है। जैसे आप पंजाब साइड में जाट वगैरह को देख सकते हो। सिख जाटों के पास बहुत ज़मीन होती है पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में। तो ये क्या है,
प्रभुत्व जाति या फिर प्रबल जाति इनको हम बोलते हैं। तो प्रबल जाति कौन है? यही होती हैं जिनके पास भूमि के अधिकार होते हैं। ओके, प्रबल जाति राजनीतिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली होती है। प्रबल जाति के पास राजनीतिक और आर्थिक कुछ पावर्स भी होती हैं। ये प्रबल जाति लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखते हैं, जैसे पंजाब के जाट, सिख, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट, आंध्र प्रदेश में कम्मास और रेड्डी, कर्नाटक के बोक्का, लिगास तथा लिंगायत, बिहार की यादवादी, अधिकतर सीमांत किसान तथा भूमिहीन लोग निम्न जातीय समूहों के से होते हैं। वे अधिकतर प्रबल जाति के लोगों के यहाँ कृषि मजदूरी करते थे। उत्तरी भारत के कई भागों में अभी भी बांगार और मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलित है। उत्तरी भारत के साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी अभी बेगार की जो व्यवस्था होती है, जिसमें मजदूरी नहीं मिलती, फ्री में काम करवाया जाता है, वो अभी भी चलती है। शक्ति तथा विशेषाधिकार उच्च तथा मध्य जातियों के पास में ही थे। कुछ पावर्स और जो विशेषाधिकार होते हैं वो भी उच्च जातियों के पास में थे। भूमि सुधार के परिणाम कि भाई भूमि सुधार के परिणाम क्या हुए? शासन करने वाले समूह। शासन करने वाले समूह कौन है? शासन करने वाले समूह? जो उच्च जाति के लोग होते हैं, क्योंकि वो ही शासन करते थे प्राचीन काल में। अगर हम देखें तो जमींदारी व्यवस्था कि जमींदारी व्यवस्था क्या है? ठीक है, इस प्रणाली में जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता है। इस प्रणाली में जमींदार को हम भूमि का स्वामी मानते हैं, किसान को भूमि का स्वामी नहीं मानते। ठीक है, सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता, अपितु जमींदार के माध्यम से भूमि का कर कृषकों द्वारा सीधा सरकार को दिया जाता है। अब जो सरकार होती है वो किसानों को नहीं जानती, वो तो सीधा जमींदार को जानती है। तो जमींदार उन्हें किसानों से टैक्स वगैरह इकट्ठा करके फिर गवर्नमेंट को देता है। ओके, तो ये थी हमारे पास जमींदारी व्यवस्था। अब हम पढ़ लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत का अर्थ है कृषक। रैयत का मीनिंग क्या होता है? कृषक। इस ज़मीन से पहले से ज़्यादा नियंत्रण जमींदार को मिला। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़्यादा नियंत्रण किससे मिल गया? जमींदारों को मिल गया। ओके, औपनिवेशिकों ने कृषि पर बड़ा टैक्स लगा दिया, यानी बहुत ज़्यादा कर लगा दिया। इस प्रकार कृषि उत्पादन कम होने लगा। कुछ क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। तेलुगु में रैयत का अर्थ है कृषक। तेलुगु में रैयत का मीनिंग क्या होता है? कृषक। इस प्रकार जमींदार के स्थान पर कृषक स्वयं टैक्स चुकाता था तथा इस प्रकार इनका टैक्स भार कम हो गया तथा इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा संपन्नता बढ़ी। स्वतंत्र भारत में नेहरू और उनकी नीति सलाहकारों ने 1950 से 1970 तक भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला शुरू की। अब स्वतंत्र भारत में, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो जो नेहरू थे और उनके जो नीति सलाहकार थे, यानी नीति बनाने के बारे में जो उन्हें सलाह देते थे, उन्होंने 1950 से 1970 तक भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला यानी एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था तैयार कर ली थी कि भाई कौन कौन से कानून बनेंगे, कब बनेंगे। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विशेष परिवर्तन किए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन थे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, उसमें से हम प्रमुख चेंजेस पढ़ने जा रहे हैं। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, परंतु केवल कुछ क्षेत्रों में ही ऐसा हो पाया। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया था, लेकिन केवल कुछ क्षेत्रों में ही ऐसा हो पाया। पट्टेदारी को खत्म करना तथा नियंत्रण अधिनियम, परंतु यह केवल बंगाल तथा केरल तक ही सीमित रहा। भूमि की हदबंदी अधिनियम जो राज्य का कार्य था। अब भूमि की हदबंदी का अधिनियम किसका कार्य था? यानी इसमें स्टेट गवर्नमेंट उसका काम करेगी। ठीक है, इससे भी बचाव के रास्ते तथा विधियाँ निकाल लेंगे। तो जब चालाक लोग थे, उन्होंने इससे बचने के भी उपाय निकाल लिए थे। भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाना और सामाजिक न्याय दिलाने में भी आवश्यक है। भूमि सुधार से क्या होता है? हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? इससे हमें ये बेनिफिट्स होते हैं कि इसमें कृषि उपज तो बढ़ता ही बढ़ता है और हमें गरीबी और हमारे समाज से गरीबी और सामाजिक न्याय भी मिलता है। बेनामी बदल क्या होता है? भूस्वामी ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच विभाजित की। भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों और अन्य लोगों के बीच में बांट दी थी। किस रीजन के पीछे बांटी थी? परंतु वास्तव में भूमि पर अधिकार भूस्वामी का ही था। अब लेकिन उन्होंने उनके नाम पे ज़रूर कर दी थी भूमि, लेकिन उस पर जो प्रमुख अधिकार था, प्रमुख उसमें जो राइट था, वो किसका था? जमींदारों का ही था। वो तो दिखाने के लिए कर दिया था उन्होंने ऐसा। इस प्रथा को बेनामी बदल कहा गया। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम कि भाई हरित क्रांति क्या थी, इसके सामाजिक परिणाम कौन से हुए हमारे पास? 1960 से 70 के दशक में कृषि आधुनिकीकरण का सरकारी कार्यक्रम। ये 1960 से 70 के दशक में कृषि आधुनिकीकरण का सरकारी एक कार्यक्रम था, जिसमें आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा। ओके, तथा यह अधिक उत्पादन वाले संकर बीजों के साथ कीटनाशक खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश पर
केंद्रित थी। यानी ये किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, बीजों से, खाद से, हर चीज़ से। इस क्रांति के कारण मध्यम तथा बड़े किसान की नई तकनीक का लाभ उठा सके। अब इस क्रांति से क्या हुआ था, बड़े और जो मध्यम किसान थे सिर्फ उनको लाभ मिला, और जो छोटी किसान थे उनको लाभ नहीं मिला था। ठीक है, ज़्यादातर कृषक स्वयं के लिए उत्पादन कर पाते थे तथा बाजार के लिए असमर्थ होते थे। बाजार के लिए कुछ नहीं कर पाते थे, खुद के लिए ही कर पाते थे। ठीक है, इन्हें सीमांत जीवन निर्वाही कृषक तथा आमतौर पर कृषक की संख्या दी गई। जो सिर्फ अपने लिए उत्पादन करते हैं, बाजार के लिए उत्पादन नहीं करते, वो कृषक होते हैं। और अगर हम किसान को जाने कि किसान कौन होते हैं, तो किसान वो होते हैं जो फसल लगाते हैं तो अपने लिए भी उत्पादन करते हैं और बाजार में बेचने के लिए भी। तो कृषक और किसान में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कृषक जो सिर्फ अपने लिए उगाता है और खाता है, किसान जो अपने लिए भी उगाता है और बाजार में भी बेचता है। ओके, ठीक है। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र पर ही लक्ष्य थे। यानी इससे ज़्यादातर चावल और गेहूं का ही उत्पादन किया गया। हरित क्रांति कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में चली। नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब नई तकनीक अपनाई गई थी तो कृषि उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। धनी किसान और धनी हो गए, भूमिहीन तथा सीमांत किसान भूधारकों की दशा बिगड़ गई। इससे क्या हुआ था, जो धनी किसान थे यानी जिनके पास पहले से पैसा था, उनकी कंडीशन अच्छी थी, उनको बेनिफिट हुआ, और जो छोटे किसान थे उनको नुकसान हुआ था इससे। ओके, कृषि मजदूरों की मांग बढ़ गई। हरित क्रांति का दूसरा चरण, कि भाई इसका दूसरा चरण क्या था, सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। किसान बाजार पर निर्भर हो गए हैं। अब बाजार पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। बाजारोन्मुखी कृषि में विशेषता एक ही फसल उगाई जाती है। अब बाजारोन्मुखी कृषि की अगर हम बात करें तो उसमें केवल हम एक ही फसल उगाते हैं। जिन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन हुआ वे अधिक विकसित हुआ। अब जिन क्षेत्रों में तकनीकी परिवर्तन हुआ था वो ज़्यादा विकसित हुए थे। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन, कि भाई स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में कौन से चेंजेस हुए। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए। इसका कारण हरित क्रांति रहा। गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी। अब गहन कृषि होने लगी स्वतंत्रता के बाद, तो उससे कृषि मजदूरों की मांग बढ़ गई, बढ़ोतरी हो गई। नगद भुगतान, भूस्वामियों एवं किसान के मध्य पुश्तैनी संबंध में कमी होना, दिहाड़ी मजदूरों का उदय, इससे दिहाड़ी मजदूर सामने आए। भूस्वामियों से कृषि मजदूरों के मध्य संबंधों की प्रकृति में वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन संरक्षण से शोषण और बदलाव में किया था। इसका वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने किया है। ये बहुत फेमस समाजशास्त्री हैं। ब्रेमन 1974, जहाँ कृषि का व्यापारीकरण अधिक हुआ। 1974 में ब्रेमन के टाइम पर कृषि का व्यापारीकरण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसे कुछ विद्वानों ने पूंजीवादी कृषि का रूप कहा। ठीक है, जिसे विद्वानों ने पूंजीवादी कृषि कह दिया क्योंकि कृषि का ज़्यादातर व्यापारीकरण हो रहा था। क्योंकि विकसित क्षेत्रों में ग्रामीण विकसित अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। विकसित क्षेत्र में ग्रामीण विकसित अर्थव्यवस्था से क्या कर रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। मुद्रा का बहाव गांव की ओर तथा व्यापार व रोजगार भी बढ़ा। ठीक है, मुद्रा का बहाव गांव की ओर बढ़ा। यह प्रक्रिया उपनिवेश काल में महाराष्ट्र में कपास की खेतीबाड़ी से शुरू हो गया था। राज्यों में स्वतंत्रता के बाद सिंचाई, सड़कों तथा सरकारी संरचनाओं द्वारा ऋण की सुविधा ने इसको गति बढ़ाई। ठीक है, इससे और ज़्यादा उसको गति मिल गई व्यापारीकरण को। इसका सीधा प्रभाव कृषि संरचना तथा गांवों पर पड़ा। संपन्न किसानों ने अन्य प्रकार के व्यापारों में निवेश करना शुरू कर दिया तथा ग्रामीण क्षेत्र में कस्बों में रहने लगे। अब ग्रामीण क्षेत्र जो थे कस्बों में कन्वर्ट हो गए। नए अभिजात वर्ग बने जो आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रबल हो गए। अभिजात वर्ग कौन थे, जो नए बने थे, यानी जिन्होंने अपनी मेहनत करके डेवलपमेंट कर लिया था अपना, तो ये अभिजात वर्ग उस टाइम पे एक नया वर्ग था। 1995 इसके साथ ही उच्च शिक्षा का विस्तार, निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना से नव ग्रामीण अभिजात वर्ग द्वारा अपने बच्चों को इनमें शिक्षा देना, नगरीय मध्यम वर्ग को बढ़ावा मिला। अब कस्बों में चेंज हो गए ग्रामीण इलाके। तो इससे क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे स्कूल खुले, बहुत सारे कॉलेजेस खुले और भी बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं खुली। तो इससे क्या हुआ, किसानों ने अपने बच्चों को भेजा वहाँ पे, तो उनके बच्चे पढ़े लिखे, तो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, मध्यम वर्ग क्या है।
मज़दूरों का संचार, मज़दूरों के संचार को अगर हम देखें तो मज़दूरों के संचार में जो प्रवासी मज़दूर होते हैं, प्रवासी मज़दूर इट मीन्स, अगर आप अभी कोविड-19 के चलते आपने न्यूज़ देखी हैं तो उसमें आप प्रवासी मज़दूरों के बारे में सुना होगा कि प्रवासी मज़दूर अपने गांव की तरफ बहुत ज़्यादा गए थे, लेकिन अब अगर आप प्रेजेंट में देखो तो वो फिर से वापस लौट गए। क्यों? प्रवासी मज़दूर आते ही क्यों हैं अपने घर बार को छोड़कर? किस लिए आते हैं? पैसों के लिए आते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए आते हैं कि भाई हम दूसरे जगह पे जाके पैसा कमा लेंगे, खा लेंगे। ठीक है, तो ये प्रवासी मज़दूर होते हैं जो किसी अन्य राज्य के सदस्य होते हैं, किसी अन्य राज्य में काम के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास प्रवासी मज़दूर। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है प्रवासी मज़दूर का। भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज। भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण में जो एक देश की अर्थव्यवस्था होती है वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। उदारीकरण में क्या करते हैं? उदारीकरण में ज़्यादातर अगर आप उदारीकरण को ईजिली समझो तो उदारीकरण में सरकार बहुत सारे प्रतिबंधों को हटा देती है। ठीक है, ग्रामीण समाज, गाँव का समाज। भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां निश्चित फसल उगाने के लिए कहती हैं तथा ये किसानों को जानकारी व सुविधाएं भी देती है। इसे संविदा कृषि कहा जाता है। संविदा कृषि में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो क्या करती है? किसानों को बताती हैं कि भाई अब तुम ये फसल उगाओगे, और उसके लिए वो उनको संकर बीज यानी जो उच्च गुणवत्ता के बीज होते हैं और जो उच्च खाद वगैरह होती हैं वो भी देते हैं, और उनसे क्या करते हैं? एक वादा भी करते हैं कि भाई आपकी फसल हो जाएगी तो हम ये उसे खरीद लेंगे। उसके लिए पहले से एक मूल्य तय कर देते हैं जिसे हम समर्थन मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास संविदा खेती। तो आई होप अब आपको संविदा खेती वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में संविदा खेती से रिलेटेड ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब संविदा खेती आपको आ गई होगी समझ में। एक बार और हम देख लेते हैं संविदा खेती। इसमें किसान अपने जीवन व्यापार के लिए इन कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं। अब इस संविदा खेती में जो किसान होते हैं अब कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे निर्भर? क्योंकि कंपनी ही उनसे सब कुछ करवा रही है। निर्यातोन्मुखी उत्पाद जैसे फूल और खीरे हेतु संविदा खेती का अर्थ यह भी है कि कृषि भूमि का प्रयोग उत्पादन से हटकर किया जाता है। संविदा खेती मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है तथा चूंकि यह अक्सर खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा प्रयोग करती है। संविदा खेती में खाद और कीटनाशक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आप थोड़ी भी खेती के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा ज़्यादा खाद और कीटनाशकों से ज़मीन को क्या होती है? बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ठीक है, एक बार आप खाद वगैरह कीटनाशक डाल के खूब फसल ले लोगे, लेकिन दूसरी तीसरी बार उस ज़मीन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी वो ज़मीन कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं ज़्यादा खाद और कीटनाशक यूज़ करने से कई बार वो भूमि बंजर हो जाती है, फिर उसमें कुछ होता ही नहीं है। उसकी उर्वरता शक्ति जो होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ओके, किसानों की आत्महत्या के कारण कि वे जो किसान होते हैं वो आत्महत्या किन कारणों के कारण करते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्रियों ने कृषि तथा कृषिक समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया। आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान सीमांत किसान थे, यानी जिन्हें हम कृषक बोलते हैं। ठीक है, जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते थे। अब जो सीमांत किसान थे उन्होंने भी हरित क्रांति का प्रयोग किया और अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली? ये आपको डाउट आ रहा होगा। तो आत्महत्या इसलिए क्योंकि उन्होंने जो हरित क्रांति के तरीकों को अपनाया था वो असफल हो गए, उनको सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओके, कृषि रियासतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। बाजार स्थिर नहीं है तथा बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों का निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते हैं। अब उनको उत्पादन बढ़ाना होता है तो बहुत ज़्यादा उधार लेते हैं। ठीक है, किसान ऋणी हो रहे हैं, यानी उनके पास बहुत सारा कर्जा चढ़ता जा रहा है। खेती का ना होना तथा कुछ मामलों में उचित उधार अथवा बाजारी मूल्य के अभाव में किसान कर्ज का बोझ उठाने अथवा अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब वो कर्ज नहीं चुका पाते क्योंकि उनके खेतों में अब फसल होगी ही नहीं, अच्छी फसल ही नहीं होगी। जितनी उन्होंने लागत लगा दी अगर वो ही नहीं निकलेगी तो फिर वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे? तो इसी वजह से जो किसान होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये सब क्या है, पहले टाइम पे होता था। पहले टाइम में आप देख रहे हो ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन के दौरान क्या हुआ। लेकिन अगर आप इसको प्रेजेंट से कंपैरिजन करो तो प्रेजेंट में अगर आप देखो तो अभी हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं।
ज़्यादातर अगर हम देखें तो किसानों के लिए ही योजनाएं बनी है, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ठीक है, अब किसानों को तो फ्री लोन भी मिल जाते हैं। ठीक है, और उन्हें उच्च गुणवत्ता के बीज भी सरकारी मूल्यों पे, समर्थन मूल्य भी सरकार पहले से निश्चित कर देती है। और जो किसान होते हैं उनकी फसल को इजीली सरकार खरीद भी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट खरीद लेती है। ठीक है, तो बहुत सारी योजनाएं बन चुकी हैं अब किसानों के लिए। अब किसान, पहले वाले किसान और आज के किसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये था आपका चैप्टर। अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी स्टडी में हेल्प हो सके। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वंदे मातरम।